ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम क्या होता है, जिसको PFAS भी शॉर्ट में कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम मीन्स अ सिस्टम यूज्ड टू अरेस्ट एन एम्प्लॉय इन ए फॉल फ्रॉम अ वर्किंग लेवल. It consists of an anchorage, connectors, a body belt or body harness, and may include a lanyard, deceleration device, lifeline or suitable combination of these. अब इसको हम पूरा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सिंपल आप ये जानिए कि पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, फॉल का मतलब होता है गिरना, और अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्त कर लेना, पकड़ लेना। इसी से अरेस्ट करते हैं ना, किसी आदमी को गिरफ्तार वगैरह कर लेते हैं। सिस्टम का मतलब प्रणाली, ठीक है। तो ये एक ऐसा व्यक्तिगत प्रणाली या यंत्र है जो किसी आदमी को ऊपर से गिरने पर उसको क्या कर लेता है, रोक लेता है, उसको टांग लेता है, ठीक है। तो वही कहा गया है कि इसको वहाँ यूज़ किया जाता है जब कोई एम्प्लॉय ऐसी जगह पे या ऐसे सरफेस पे काम करता है, वर्क एट हाइट पे काम करता है जहाँ से गिरने का चांसेस हो, ठीक है। आम तौर पर वर्क एट हाइट से ही गिरने का चांसेस होगा, ठीक है। वर्क एट हाइट का मतलब ऊंचाई पर से, और ऐसा ऊंचाई जहाँ कुछ रुकावट ना हो, जहाँ रेलिंग वगैरह ना हो प्रॉपर, ऐसे वर्किंग एट हाइट पे हम लोग जब काम करते हैं तो हमको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, फुल बॉडी हार्नेस लगा करके काम करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें इसके फॉल वगैरह आते हैं, या बहुत सारे बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का वर्क जब चलता है या काम चलता है तो उस वक्त भी हम लोग को क्या है, फुल बॉडी हार्नेस वगैरह लगा करके काम करना पड़ता है। अब इसके कुछ पार्ट्स बताए हैं कि इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। तो जैसा कि कल आप लोगों को हम बताए भी थे, एक एंकरेज होते हैं, ठीक है, एक कनेक्टर्स होते हैं, बॉडी बेल्ट या बॉडी हार्नेस होते हैं, ठीक है, लैंडयार्ड होते हैं, डिक्लेरेशन डिवाइस होते हैं, उसके बाद लाइफ लाइन होते हैं, सुइटेबल कम्बिनेशन ऑफ दीज, सबको दे दिए, हाँ, ठीक है। और ये सारे का क्या है, कम्बिनेशन वगैरह होता है, ठीक है। कुर्सी खिसकाने की आवाज़ आ रही है, ध्यान दोगे, कुर्सी मत हिलाना डोलाना। तुम्हारी कुर्सी लगता है वो खिसक रही है। तो ये सब हम इसके पार्ट्स हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। शॉकिंग, लॉकिंग स्नैप हुक है, डी रिंग है, लैंडयार्ड विद एन शॉक ऑब्जर्वर, ये सारे पर हम लोग इत्मीनान से एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कनेक्टर्स, क्योंकि हार्नेस, जो ये हार्नेस हम लोग देख रहे हैं, एक्चुअली में ये हार्नेस कई है ना पार्ट्स और कई इक्विपमेंट्स को जोड़ने पर यह हार्नेस हमारा क्या होता है, तैयार होता है। तो सारे पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टर के थ्रू क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जैसे मान के चलिए, अब ये देख सकते हैं कि ये हमारा सारे कनेक्टर्स हैं, और ये सारे कनेक्टर्स क्या होते हैं, हमारे हार्नेस के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। और ये सारे कनेक्टर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि लॉकिंग भी है, जिससे हम लॉक कर सकते हैं। कनेक्टर तो लग जाएगा, लगने के साथ साथ इसमें देखिए स्क्रू दिया हुआ है, जिससे आप इसको क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टर्स कहते हैं, जो हमारे हार्नेस का एक पार्ट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फुल बॉडी हार्नेस। एक्चुअली ये जो आप फोटो देख रहे हैं, एक्चुअली ये हमारा क्या है, हार्नेस है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, हार्नेस है। तो फुल बॉडी हार्नेस एक्चुअली ये है, ए फुल बॉडी हार्नेस इज रिक्वायर्ड फॉर फॉल अरेस्ट। सेफ्टी हार्नेस डिस्ट्रीब्यूट फॉल अरेस्ट इम्पैक्ट थ्रू द थाई एंड बटक, है ना। ये कहना ये चाहते हैं कि ये जो हार्नेस हम लोग उसको यूज़ करते हैं, सबसे पहले इसके पार्ट्स पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। लार्ज डोर्सल डी रिंग, कल हम बताए थे
जब आप लोगों को इसको हम प्रैक्टिकली जब पहना रहे थे कि डीडिंग, इसको शॉर्ट में डीडिंग कहा जाता है। और ये शोल्डर डीडिंग, दोनों शोल्डर के पास भी आपका पहनने के बाद 2 डीडिंग आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका राइट डीडिंग है, ठीक है, और आपका एक लेफ्ट डीडिंग है। पैर के पास भी क्या होता है, हमारा डीडिंग होता है। तो यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, डिस्टर्ब हुआ तो ये आपका हम बता रहे थे कि ये राइट रीडिंग होता है, ये लेफ्ट रीडिंग होता है ना। पास थ्रू जो आपका थाई होकर के जो आपका बेल्ट जा कर के आपको कसता है यहाँ ऊपर साइड में, ठीक है, राइट रीडिंग के पास और लेफ्ट रीडिंग के पास, ठीक है। और इसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। इसमें पैड नहीं है, वैसे आपका वेस्ट पैड या स्टोमक पैड के तौर पे यहाँ पैड भी रहता है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है गिरने के वक्त। तो ये सारे हमारे पार्ट्स हैं सेफ्टी बेल्ट में, ठीक है। और फुल बॉडी हार्नेस एक्चुअली इसका नाम होता है, एक्चुअली क्या होता है, फुल बॉडी हार्नेस। और बहुत सारे लोग इसको सेफ्टी बेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लिखा है कि फुल बॉडी हार्नेस हमको कब ज़रूरत पड़ती है, जब हम फॉल फ्रॉम हाइट होने का चांसेस रहता है। तो जब फॉल फ्रॉम हाइट होने का चांसेस होता है, यानी ऊपर से नीचे गिरने की संभावना होती है, तो हमको फुल बॉडी हार्नेस लगा करके काम करना चाहिए। तो फुल बॉडी हार्नेस हमको गिरने से बचाता है और हमको अरेस्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी बेल्ट, वेस्ट बेल्ट आर नो लॉन्गर है ना परमिटेड फॉर यूज एज है ना पर्सनल फॉल अरेस्ट इक्विपमेंट। जिसको सेफ्टी बेल्ट जो अभी हम बोले, इसमें सिर्फ वेस्ट बेल्ट ही होता है। वेस्ट मतलब क्या होता है, शोल्डर और एक पट्टी, मतलब बहुत सिंपल होता है। फुल बॉडी हार्नेस की तरह उसका मतलब डिज़ाइनिंग और उसका जो लेवल है वो सब चीज़ें नहीं होती है, जिसकी वजह से उसको आज अलाउ नहीं किया गया है, आज उसको हटा दिया गया है यूज से। उसमें रोकता वो भी है, लेकिन उसमें चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। प्रॉपर वो प्रोटेक्शन नहीं करता है, टांग तो लेता है बट इंटरनल इंजरी एक्सटर्नल इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और हार्नेस बहुत अच्छे से आपके बॉडी को क्या करता है ना, कवर करता है और बहुत अच्छे से बॉडी को आपको क्या करता है, वो ग्रिपिंग का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप लैनियार्ड देख सकते हैं। फुल बॉडी हार्नेस में आपको लैनियार्ड लगाना पड़ेगा। जो लैनियार्ड आप लगाएंगे तब ना टंगाएंगे, क्योंकि लैनियार्ड लगाने के बाद ही आप टंगाएंगे। सिर्फ हार्नेस आप पहन के रहेंगे तो कैसे टंगाएंगे। तो जहां आप काम करते हैं वर्क एट हाइट पे, तो वहां हमको ये क्या करना पड़ता है, ये लैनियार्ड लगाना पड़ता है, जिसे हम आम भाषा में रस्सी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रस्सी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका स्नैप हुक लगा हुआ है ना, डबल रॉप लगा हुआ है, ये शॉक ऑब्जर्वर लगा हुआ है और ये आपका है ना कनेक्टर्स लगे हुए हैं। देखते हैं लैनियार्ड के बारे में क्या लिखा है। Lanyards connect the harness directly to an anchorage such as a rope, grab और horizontal static line। बताते हैं कि यही लैनियार्ड है जो हार्नेस के साथ जोड़ता है, और आप जब इसको हार्नेस में जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, फिर तब जाकर के इसको एंकरेज पॉइंट पे आप लगाएंगे जहां इसको आप टांगना चाहते हैं। जहां भी लैनियार्ड शुड बी आइदर रॉप और सिंथेटिक वेब स्ट्रैप एंड स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड फॉर सच यूज। ये कहना ये चाहते हैं कि लैनियार्ड जो होता है ना, वेब स्ट्रैप में भी होता है। दोनों इमेज इसलिए आप लोगों के सामने रखे हैं। ये आपका वेब स्ट्रैप है जो चौड़ा पट्टी की तरह आता है, बैग वगैरह का जो शोल्डर पैड होता है ना, उस तरह से। और ये आपका क्या है, ये आपका रोप है ना। तो ये ऐसा रोप या ऐसा वेब स्ट्रैप होना चाहिए जो स्पेशल इसी के लिए डिज़ाइन किया गया हो। ये नहीं कि
गाय बांधने वाला रस्सी, बैल बांधने वाला रस्सी, भैंस बांधने वाला रस्सी से हम उसको बांध लें, नहीं, बल्कि स्पेशल इसकी डिजाइनिंग होनी चाहिए और स्पेशल इसका स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। लैनियार्ड शुड हैव स्प्लाइस्ड आइस विद थिम्बल्स एंड बी फिटेड विद लॉकिंग स्नैप हुक और डी क्लिप्स फॉर अटैचमेंट टू अदर कंपोनेंट्स। या कहना ये चाहते हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे, जब आप लोग वीडियो जब मिलेगा ना वहाँ आपको नजर आएगा कि यहाँ उसको उस रस्सी को आई शेप में बनाया गया है। क्या बनाया गया है? आई शेप में। और आई शेप में बनाने के बाद अंदर एक जो है ना प्लास्टिक का है ना डीडिंग क्लिप के तरह उसमें डाला गया है, ठीक है, ताकि जब आप डीडिंग को उसमें डालें तो रस्सी पे डायरेक्ट उसका रगड़ ना पड़े, ठीक है। तो अंदर एक प्लास्टिक का प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, हार्ड है, ठीक है, ताकि वो घिसेगा नहीं। जैसे फैन वगैरह हम लोग टांगते हैं तो एक रबर नहीं होता है, डायरेक्ट रॉड नहीं टच करता, वो रबर में रहता है, ऐसे उसमें रबर है दिया हुआ वाइट कलर का। कल आप लोग पहने होंगे तो ध्यान नहीं दिए होंगे, बट ऐसा होना चाहिए ताकि आसानी से वो कटेगा, रस्सी नहीं रगड़ घिसर पे, ठीक है। तो ये स्पेशलिटीज़ हैं लैनियार्ड का और लैनियार्ड इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रोप ग्रैब्स। ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं रोप ग्रैब्स, ठीक है, इसको फॉल अरेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है, रोप ग्रैब है। ये क्या होता है कि हम लोग कभी कभी क्या होते हैं टावर पे हम लोग चढ़ते हैं या 3 मीटर से ज़्यादा हम लोग सीढ़ी का यूज़ करते हैं या हाइट पे हम लोग को चढ़ना है। चढ़ के तब काम कीजिएगा ना, तो पहले चढ़िएगा, चढ़ के तब काम कीजिएगा। तो चढ़ते समय भी हो सकता है कि आप गिर ना जाएं, हाथ छूटेगा तो आदमी गिर सकता है। तो फर्स्ट टाइम क्या करना पड़ता है, फुल बॉडी हार्नेस पहनकर, है ना, डबल स्नैप हुक जो होता है, एक लगाते हैं एक खोलते हैं, सीढ़ी पे बहुत आराम से, बहुत टाइम लगता है। एक बार चढ़ के ऊपर एक रस्सी क्या होती है बांध दी जाती है, ठीक है। और ये रॉप ग्रैब जो आप देख रहे हैं, तो सामने वाला जो आपका डीडिंग होगा ना, उस डीडिंग में ये लॉक हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये जब जाएंगे ऊपर तो ये जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई गिरेगा तो वहाँ ऑटोमेटिक ये क्या कर लेगा, लॉक कर लेगा, तो आदमी वहाँ गिर नहीं सकता है। टावर वगैरह पे चढ़ रहे हैं, जैसे होता है ना मोबाइल टावर पे या किसी तरह के सैटेलाइट वगैरह के टावर पे, सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, तो उस समय भी तो गिरने का चांसेस है, वहाँ तो फुल बॉडी हार्नेस नहीं ना लगाएंगे। तो ये रॉप ग्रैब लगा करके हमको चढ़ना चाहिए, उससे गिरने का जो संभावना होता है बहुत ख़त्म हो जाता है, ना के बराबर, क्योंकि वहाँ झूल जाएगा वो। तो जरा आप बता देते हैं कि मैकेनिकल रोप ग्रैब आर यूज्ड टू अटैच द लैनियार्ड टू वर्टिकल लाइफ लाइन्स। मोस्ट रोप ग्रैब्स एम्प्लॉय अ डिवाइस दैट लॉक्स ऑन द लाइफ लाइन व्हेन द लैनियार्ड इज शार्पली tugged or pulled. Rope grabs must be installed in the right direction. Most grabs are marked with an arrow to indicate correct orientation. तो वही लिखे हैं कि जब भी हम लोग वर्टिकल चलते हैं, वर्टिकल मतलब खड़ा चलते हैं, है ना, तो उस वाले रस्सी में हम लोग क्या करते हैं, लगा के जाते हैं। और जिस रस्सी में उसको लगाया जाता है, ठीक है, उस रस्सी को लाइफ लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन, यानी जीवन रेखा। जीवन रेखा है भी क्योंकि आप जब गिरेंगे तो वही रस्सी क्या करेगी, आपको बचा लेगी, इसलिए इसको लाइफ लाइन कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। शॉक ऑब्जर्वर। शॉक ऑब्जर्वर भी एक पार्ट है फुल बॉडी हार्नेस का। शॉक ऑब्जर्वर श्योर लगा होना चाहिए। कल इसके बारे में बताए भी हैं आप लोगों को कि शॉक ऑब्जर्वर क्या होता है, तो जरा हम पहले पढ़ते हैं फिर बताते हैं। शॉक मतलब क्या होता है? झटका। और ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? किसी चीज को शॉक लेना, अंदर ले लेना, ठीक है। शॉक ऑब्जर्वर आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर यूज इन फॉल अरेस्ट सिस्टम। दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी विद वायर ऑफ लाइफ लाइन्स, है ना। शॉक ऑब्जर्वर्स कैन रिड्यूस फॉल अरेस्ट लोड्स बाय एज मच एज 50%। यानी अगर कोई बंदा ऊंचाई से गिरता है तो गिरने की जो ग्रेविटी होती है ना, जो शॉक होता है गिरने का, तो आधा ये क्या करता है, गिरने का शॉक को रिड्यूस कर देता है। यानी कोई अगर मान के चलिए
50 kg का कोई वेट अगर ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, तो अगर उसमें फॉल अरेस्ट शॉक ऑब्जर्वर अगर लगा हुआ है तो 25 kg का शॉक उसमें रहेगा। समझ रहे हैं? यानी गिरने की जो ग्रेविटी और झटका होता है वो झटके को ये क्या करता है, कम कर देता है। कितना कम करता है? 50%। सम शॉक ऑब्जर्वर्स आर बिल्ड इनटू द लैंडयार्ड, और शॉक ऑब्जर्वर को लैंडयार्ड के साथ ही क्या किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, यानी बनाया जाता है, उसको उसी के साथ लगा दिया जाता है। यानी पहले आपका हार्नेस रहेगा, हार्नेस के बाद शॉक ऑब्जर्वर को लगा दिया जाएगा डी रिंग में, ठीक है, उसके बाद शॉक ऑब्जर्वर के साथ आपका जो लैनियार्ड है उस लैनियार्ड को कनेक्ट कर दिया जाएगा। सम शॉक ऑब्जर्वर्स आर बिल्ट एंड इनटू द लैनियार्ड, मोस्ट आर मेड ऑफ वेबिंग मटेरियल्स विद टियर अवे स्टिचिंग डिजाइन टू ग्रेजुअली अब्सॉर्ब अ फॉल अरेस्ट लोड। लिख दिया है साफ साफ कि जब कोई बंदा गिरता है तो वो टूटता है और उसके अंदर क्या है, वेबिंग मटेरियल है। वेबिंग का मतलब जो स्ट्रैप है ना वो वेब में है, चौड़ा में है, और वो ऐसे लपेटा हुआ होता है, ठीक है। और जैसे कोई बंदा गिरता है और सिला हुआ होता है तो वो टूटता है, और टूट करके वो क्या होता है, फैल जाता है। हम बताए थे कि लैंडयार्ड के अंदर जो वेब को जो लपेटा गया, वेब सीलिंग को जो लपेटा जाता है वो कितना होता है, 1.5 मीटर। कितना होता है, 1.5 मीटर। और जो लैंडयार्ड होता है वो कितना होता है, 2 मीटर, ठीक है। लैंडयार्ड 2 मीटर का होता है, और शॉक ऑब्जर्वर में जो वेब डाला गया है वो क्या होता है, 1.5 मीटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एंकर्स की बात करते हैं। पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, एंकर इज यूज्ड फॉर द अटैचमेंट ऑफ द पर्सनल है ना फॉल अरेस्ट इक्विपमेंट शैल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एंकरेज बीइंग यूज्ड टू सपोर्ट और सस्पेंड है ना प्लेटफॉर्म्स एंड कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग एट लीस्ट 5,000 pounds और 2,250 kg per employee attached और shall be designed installed, है ना। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि एंकर का मतलब होता है जहां हम अपना फुल बॉडी हार्नेस के हुक को क्या करते हैं, फंसाते हैं, लगाना चाहते हैं, ठीक है। स्नैप हुक को जहां हम लगाना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, वो एंकरेज पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एंकरेज पॉइंट। वो एंकरेज पॉइंट कहाँ होना चाहिए, हमारे शोल्डर से ऊपर होना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट को जब हम लोग यूज़ करेंगे तो कहाँ उसको फंसाएंगे, तो अपने शोल्डर से ऊपर ही फंसाएंगे, ठीक है, हाँ फंसाना चाहिए। तो कह रहे जिस चीज़ पे उसको लटका रहे हैं, फंसा रहे हैं, ठीक है, उसमें कितना क्षमता होना चाहिए लोड उठाने का, तो 2250 केजी या 5000 पाउंड। अब अंदाज़ा लगाइए, यानी जैसे एक फैन को आप वहाँ टांगते हैं ना कड़ी में, ठीक है, तो उस तरह के कोई कड़ी में अगर आप अपना फुल बॉडी हार्नेस को लगा रहे हैं तो उसमें कितना क्षमता होना चाहिए, 2250 केजी क्षमता होना चाहिए। उसके अंदर लोड को झेलने का, है ना, बेयर करने का कैपेसिटी होनी चाहिए। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं एक आदमी का वेट क्या होता होगा, 60 केजी, 70 केजी, 80 केजी। लेकिन अगर 100 केजी भी हम मान लेते हैं, 100 केजी का 3 टाइम मान लेते हैं, 300 केजी हो जाएगा, तब भी हमारे पास 1800-1900 केजी का अभी भी क्या है, वहाँ कैपेसिटी है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सेफ्टी मार्जिन और कितना सेफ, है ना, हमको काम करना पड़ता है। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं लाइफ लाइन की तरफ। वैसे नॉर्मली लाइफ लाइन को यूँ समझिए कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी जगह पे काम करते हैं और वहाँ हमको एंकरेज पॉइंट नहीं मिल पाता है, यानी फुल बॉडी हार्नेस के हुक को लगाने की, फंसाने की जगह वहाँ नहीं मिल पाती है। तो ऐसे परिस्थिति में हम कैसे काम करें। जैसे आप इमेज से देख सकते हैं, ये बंदा छत पर काम कर रहा है
अब बताइए छत के ऊपर कहाँ मिलेगा कुछ फंसाने का, ठीक है, कुछ नहीं। इसी तरह से ये आदमी है कहीं ऊपर टॉप में काम कर रहा है, उसको भी जगह नहीं मिल रही है। जैसे ये देखिए, ये भी कहीं टॉप में काम कर रहे हैं, इसको भी कहीं जगह नहीं मिल रही है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है, हम लोगों को है ना लाइफ लाइन का यूज करना पड़ता है। क्या? लाइफ लाइन, जीवन रेखा, ठीक है। तो वर्टिकल लाइफ लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन, ठीक है, लाइफ लाइन दोनों होता है ना। रोप ग्रैब जो अभी हम लोग देखे पीछे, रोप ग्रैब, वो क्या था, हमारा वर्टिकल लाइफ लाइन था। अगर जैसे टावर में हम लोग चढ़ रहे हैं तो वहाँ हमारा लाइफ लाइन क्या हो जाता है, वर्टिकल। लेकिन अगर हम लोग रूफ या छत पे, जैसा कि अभी आप इमेज में यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ हमारा लाइफ लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल, यानी खड़ा नहीं, तिरछा है ना। तो बताते हैं कि वर्टिकल लाइफ लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन मस्ट बी कैपेबल ऑफ, है ना, सस्टेनिंग अ 5000 पाउंड लोड और 2250 kg। सेम चीज जिस तरह से आप इससे पहले देखें कि फुल बॉडी हार्नेस के एंकरेज पॉइंट को जहाँ लगाएंगे तो वहाँ 5000 पाउंड या 2250 kg क्षमता होनी चाहिए लोड बेयर करने का। सेम चीज़ यही है, इसमें भी है कि आप जहाँ भी, ठीक है, लाइफ लाइन यूज़ कर रहे हैं, उस लाइफ लाइन का भी कितना क्षमता होना चाहिए, 2250 kg या 5000 पाउंड होना चाहिए, है ना, लोड को बेयर करने का, ठीक है। यूज्ड, है ना, बाई ओनली 1 वर्कर्स एट अ टाइम, फ्री ऑफ कॉर्ड्स। आप बताते हैं कि एक वर्कर एक लाइफ लाइन को एक बार में यूज़ करेगा। लाइफ लाइन यानी जो रस्सी या तार आप यूज़ कर रहे हैं वो कटा हुआ नहीं होना चाहिए, एब्रेशन, घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, एंड अदर डिफेक्ट, है ना, नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्टेड फ्रॉम द चैफिंग एंड एन एब्रेशन लॉन्ग एंड एनफ टू, है ना, रीच द ग्राउंड or a safe landing and a level above ground, and must be knotted at the bottom to prevent the grab from sliding off the end, anchored and to fix the support capable of the sustaining a 5000 pound or 2250 kg load। यहाँ सिंपल कहना ये चाहते हैं कि वो रस्सी बिल्कुल भी कहीं कटा फटा डैमेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि वो रस्सी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप सेफली काम कर सकते हूँ, अच्छे से काम कर सकते हूँ, ठीक है। रस्सी के दोनों अंतिम छोर में गांठ लगाने की बात हो रही है कि जब भी आप काम करें तो वहाँ अंतिम छोर में क्या करें, आप गांठ लगा के ही काम करें। क्यों? क्योंकि रस्सी के अंतिम छोर में अगर गांठ नहीं लगाइएगा तो खुल जाने के चांसेस क्या होते हैं। तो इसलिए वो रस्सी हाँ ना खुले, इसलिए रस्सी के अंतिम छोर में क्या करेंगे, हम गांठ लगा देंगे। और इस रस्सी में भी वही चीज़ है कि 5000 पाउंड या 2250 kg क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइफ लाइन क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जहाँ हम लोग को हुक फंसाने की जगह नहीं होती है, चाहे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो वहाँ हम लोग लाइफ लाइन का यूज़ करते हैं, यानी दूर से एक रस्सी बांध कर हम लोग उस जगह पे लाते हैं, ठीक है, और वहाँ अपना सेफ्टी के हुक को क्या करते हैं, फंसाते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस फ्रॉम द एंकरेज पॉइंट 6 मीटर डिस्टेंस ऑफ फॉल। यहाँ कहना यह चाहते हैं कि सेफ्टी बेल्ट को जब हम लोग हुक करते हैं तो कहाँ हुक करना चाहिए, क्या उसका डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। मान के चलिए आप हुक तो किए, लेकिन वहाँ से हुक कर किए और नीचे कोई चीज़ हो या कोई ऐसा लेवल हो, इक्विपमेंट हो, मशीन हो, जहाँ जाके आप टकरा गए, तो फिर फॉल जो एरेस्ट सिस्टम है उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या फॉल जो एरेस्ट सिस्टम हम लोगों ने लगाया तो उससे हमको जो प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो अभी हम जस्ट आप लोगों को बताए कि फुल बॉडी हार्नेस का जो एंकरेज पॉइंट है वो कहाँ लगना चाहिए, वो हमारा अबव शोल्डर लगना चाहिए, ठीक है। हाँ, लैंडयार्ड कितना होता है, 2 मीटर। शॉक एब्जॉर्बर टूट करके कितना निकलता है, 1.5 मीटर, तो कितना हो गया, 3.5 मीटर। बॉडी को ऑलमोस्ट 1.5 मीटर माना गया है, तो कितना हो गया, 5 मीटर। और 1 मीटर सेफ्टी फैक्टर को देखते हुए क्या करना पड़ता है, आपको खाली रखना पड़ता है। तो टोटल कितना हो गया, 6 मीटर। यानी जहां आप सेफ्टी बेल्ट को लगा रहे हैं वहां से नीचे ग्राउंड तक, है ना, जहां कुछ
टकराए नहीं। 6 मीटर क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह आप काम कर रहे हैं जहाँ 6 मीटर मेंटेन नहीं हो सकता है, तो वहाँ आपको जो 2 मीटर वाला लैनियार्ड है उसको हटा करके छोटा बेल्ट का यूज़ आप करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसमें है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल फॉल एरर सिस्टम। जो पर्सनल फॉल एरर सिस्टम है उसका इंस्पेक्शन वगैरह भी हम लोगों को करते रखना चाहिए और उसका अच्छे से रख रखाव भी हम लोगों को करना चाहिए। अगर उसका मेंटेनेंस या अच्छे से रख रखाव नहीं करते हैं तो पर्सनल फॉल एरर सिस्टम समय से पहले ख़राब हो जाएगा, या ऐसा ना हो कि वो डैमेज हो जाए और आप उसको यूज़ कर रहे हों और उसी दौरान अगर गिर गए तो डैमेज फिर आपको प्रोडक्शन नहीं देगा। टू मेंटेन दियर सर्विस लाइफ एंड हाई परफॉर्मेंस ऑल बेल्ट्स एंड हार्नेस शैल बी इंस्पेक्टेड फ्रीक्वेंटली। बताते हैं कि समय समय पर इसको जांच करते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, विजुअल इंस्पेक्शन बिफोर ईच यूज इज रिक्वायर्ड एज is a routine inspection by a competent person। और बताते हैं कि जब भी आप उसको यूज़ करने के लिए ले जा रहे हैं, जिस समय भी बिफोर ईच यूज़, प्रत्येक यूज़ से पहले तो हमको क्या करना चाहिए, अच्छे से उसको इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए। और वो भी इंस्पेक्शन कौन करेगा, कंपिटेंट आदमी, अनुभवी आदमी जो तजर्बाकार है, जिसके पास नॉलेज है, एक्सपर्ट है, वो करेंगे। इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन लिस्टेड बिलो आर फाउंड, द इक्विपमेंट शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस एंड प्लेस्ड बिफोर द बीइंग यूज्ड। अगर उसमें किसी तरह का कटा फटा, डैमेज, जला हुआ या रस्ट लगा हुआ या सिलाई खुला हुआ अगर है तो बिल्कुल भी उसका यूज़ नहीं होगा। ओशा स्टैंडर्ड 1926 है ना, 0.502D21 ये कहता है कि पर्सनल फॉर एरर सिस्टम शैल बी इंस्पेक्टेड पीरियड टू ईच यूज फॉर वियर, है ना, कि कहीं कटा फटा तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, अदर है ना डिटोरेशन या और कोई ख़राबी तो नहीं है, एंड डिफेक्टिव कंपोनेंट शैल बी है ना रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस। अगर ऐसा कुछ है, कटा फटा डैमेज है ना, तो तुरंत उसको है ना सर्विस से हटा देना चाहिए, मतलब उसको यूज़ से हटा देना चाहिए, उसको कभी भी कतई उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ओशा का भी ये रूल है। ठीक है, अब हार्नेस की इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं। जो हार्नेस है उसमें आपका बेल्ट एंड रिंग है ना, अटैचमेंट, टंग बकल और फ्रिक्शन बकल, ये सारे हमारे उसमें क्या होते हैं, डिवाइस होते हैं हार्नेस में। उन सबको हमको चेक करना पड़ता है। बेल्ट और रिंग की बात कर रहे हैं कि चेक द डी रिंग एंड डी रिंग मेटल। जो डी रिंग लगा होता है और डी रिंग का जो मेटल का बना होता है उसको चेक करना पड़ता है कि वेयर पैड्स, उसका पैड कहीं फटा हुआ तो नहीं, फॉर डिस्टोर्शन, क्रैक्स, ब्रेक, कटा फटा या टूटा है ना हुआ तो नहीं है, एंड रफ और शार्प एजेस, या वो बहुत ज़्यादा रफ तो नहीं है या नोकीला धारदार तो नहीं है। बहुत सारे डीडिंग ऐसे होते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से उसमें एक शार्प एज बन जाता है, नोकीला धार जैसा बन जाता है, और उसमें रस्सी लगते ही क्या होगा, वो कट जाता है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना है पहले आपको। ठीक है, बिफोर यूज। अटैचमेंट ऑफ द बकल्स एंड डीडिंग्स शुड बी गिवन स्पेशल अटेंशन, नॉट एनी है ना unusual wear, frayed और cut है ना फाइबर्स और डिस्टॉर्शन ऑफ द बकल्स। बताते हैं कि जो अटैचमेंट होते हैं बकल के साथ, ठीक है, उसको भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। कहीं कटा फटा, फ्रेड मतलब होता है फुला हुआ, यानी जैसे रुआं जैसा निकला हुआ, इस टाइप का कुछ ऐसा कुछ है अगर, तो उसको तुरंत हमें क्या करना चाहिए, हमको चेंज कर देना चाहिए, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ब्रोकन है ना, वेबिंग का मतलब होता है जो वेब हार्नेस किससे बना है, वो स्ट्रैप से नहीं बना है। अगर स्ट्रैप में किसी तरह का कोई कटा फटा या डैमेज है या टूटा हुआ है तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए, तुरंत बदल देना चाहिए और हटा देना चाहिए। तो किसी तरह का एनी ब्रोकन, कट और बोन एंड स्टिचेस विल बी रीडीली सीन। किसी तरह का कटा फटा डैमेज, स्टिचेस का मतलब था सिलाई या धागा वगैरह निकल गया है तो भी उसे यूज़ नहीं करना है, वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। टंग बकल टोंग्स है ना शुड बी फ्री ऑफ डिस्टॉर्शन है ना इन शेप एंड मोशन। बताते हैं जो टंग बकल जितने भी होते हैं वो सब हमारा फ्री मोशन में होना चाहिए और सब
फ्री ऑफ डिस्टॉर्शन होना चाहिए, किसी तरह का उसमें भी कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन बकल का मतलब इंस्पेक्ट द बकल्स एंड फॉर डिस्टॉर्शन द आउटर बार और है ना सेंटर बार्स मस्ट बी स्ट्रेट। और जो फ्रिक्शन बकल्स हैं वो सब हमारा बिल्कुल सीधा सीधा होना चाहिए, ठीक है। और खास तौर पे हमको बकल्स को चेक करना है कि उसमें किसी तरह डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये इमेज देखिए, इस इमेज में साफ साफ दिखाया गया है कि किस तरह से लोग गलत करते हैं। यहाँ देख सकते हैं एसिड गिरने के कारण ये कटा हुआ है, ये एज यहाँ देखिए थोड़ा सा एज कटा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए मेल्टिंग एंड चेयरिंग हो गया है और ये एब्रेशन हो गया है, यहाँ पंचर हो गया है, यहाँ वेल्ड स्पैटर है, यहाँ ब्रोकन वोन एंड स्टिचेस, यहाँ धागा खुला हुआ है, डैमेज आई शेप जो होता है वो डैमेज हुआ है ना। एम्बेडेड मटेरियल्स देखिए यहाँ धागा फुला हुआ है, ठीक है। टेंसाइल ब्रेक जो इसका तनन है वो आपका टूटा हुआ है। मिसिंग है ना इलिजिबल टैग, इसमें कोई टैग नहीं है, बिना टैग का भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूवी है ना डिग्रेडेशन, अल्ट्रावायलेट जो होता है वो इसको डैमेज किया हुआ है। रेड कोर यान है ना नोट, यहाँ गांठ लगा है, इसको भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्रश इसको कुचल दिया, इसको भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्नैक यहाँ देखिए हल्का सा यहाँ धागा निकल गया है, इसको भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, है ना। डैमेज हार्डवेयर डैमेज हो तो भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए पूरा जंग मोर्चा है, इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए कितने लोग चला लेते हैं, कह रहे कुछ नहीं है, थोड़ा सा तो निकला है, हल्का सा कटा है यहाँ, तो ये भी नहीं चलेगा। ये बंदा देखिए ये नीचे लगा दिया है तो ये भी गलत किया है। एबोव शोल्डर हमको इंकरेज करना पड़ता है, तो इस तरह से हमको चेक करना है। यहाँ देखिए यहाँ जला हुआ कटा हुआ है और ये इमेज है कि ये इंस्पेक्ट कर रहा है एवरीथिंग, टैग वगैरह है ना, पूरा स्टैंडर्ड वगैरह चेक करा पहनाने के बाद, ठीक है, ताकि काम करने से पहले ही अगर कोई डैमेजेस वगैरह हों तो पकड़ में आ जाए। लैंडयार्ड इंस्पेक्शन की बात करेंगे। लैंडयार्ड वो रस्सी जिस रस्सी से हार्नेस को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो है ना स्नैप, ठीक है। स्नैप बताए ना, स्नैप हुक जो हम क्या करते हैं कहीं भी टांगते हैं, खोसते हैं तो स्नैप हुक ना करते हैं, ठीक है। तो स्नैप्स को चेक करना है कि उसमें किसी तरह का डिस्टोर्शन, क्रैक, टूटा तो नहीं है, करोजन, जंग तो नहीं है, इस तरह का कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना। उसके बाद आपका है थिम्बल को भी अच्छे से चेक कर लेना है कि वो भी अच्छे से हमारा हो, उसमें भी किसी तरह का कटा फटा या किसी तरह का डैमेज ना हो। और थिम्बल को ये भी चेक करना है कि धारदार वगैरह तो नहीं है जिससे कि वो रस्सी को काट सकता हो। स्टील लैनियार्ड जो होता है ना, वो एक तो वो सिंथेटिक लैनियार्ड भी है, वो अलग लैनियार्ड है, बट स्टील लैनियार्ड भी होता है, जो स्टील का तार होता है ना उसका भी लैनियार्ड होता है, तो उसका भी देखना है कि उसमें भी किसी तरह का कोई कटा फटा डैमेज तो नहीं है, उसका पैटर्न वगैरह को अच्छे से चेक करना है, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर स्टील लैनियार्ड पहन के अगर आप काम करते हैं तो डू नॉट यूज स्टील लैनियार्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स। अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी हो तो वहाँ बिल्कुल भी आप ऐसा लैनियार्ड जो स्टील लैनियार्ड हो बिल्कुल पहनेंगे नहीं, वरना इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। वेब लैनियार्ड अभी जैसे कि आप लोगों को देखा है, जो चौड़ा वाला होता है ना, जो चौड़ा वाला स्ट्रैप होता है ना उसको लैब लैनियार्ड बोलते हैं। उसको भी चेक करना है कि कहीं कटा फटा डैमेज तो नहीं है, अभी सारे डैमेजेस हम बताए हैं। और एक रॉप लैनियार्ड होता है जो रस्सी के रूप में होता है, अभी वो भी हम आपको दिखाए, ठीक है। तो ये सारे लैनियार्ड हो सकते हैं, और लेकिन मोस्टली चलता क्या है, मोस्टली जो यूज़ होता है तो वो वेब लैनियार्ड और रॉप लैनियार्ड ही यूज़ होता है। अगला है शॉक ऑब्जर्विंग पैक्स इंस्पेक्शन। जो शॉक ऑब्जर्वर होता है ना, उसका जो पैक होता है तो उसको भी अच्छे से आपको चेकआउट करना है कि वो कहीं कटा फटा तो नहीं है। द आउटर पोर्शन ऑफ द शॉक ऑब्जर्विंग पैक है ना शुड बी एग्जामाइंड फॉर बर्न होल्स, टीयर। उसको देखना है कि कहीं जला तो नहीं है, कहीं होल तो नहीं है, कहीं फटा हुआ तो नहीं है ना। स्टिचिंग ऑन एरियाज एंड वेयर द पैक इज एन सीन द डीडिंग बेल्ट और लैनियार्ड एंड शुड बी एग्जामाइंड फॉर लूजन, स्ट्रेन, रिब्स एंड डिटोरेशन।
जहाँ जहाँ इसको कनेक्ट किया गया आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ कटा हुआ है, यहाँ डैमेज है, या कुछ लूज हो गया है, या इसका पैड फट गया है, या इस तरह कुछ भी इसमें अगर प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट होते हैं, ठीक है, तो वो आपको अब क्या करना है, एक्सचेंज कर देना है, उसको अब यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ से विजुअल इंडिकेशन ऑफ डैमेज टू द वेबिंग एंड रॉप लैनियार्ड। हीट, अगर ज़्यादा हीट में अगर आप रखेंगे, क्योंकि वो सिंथेटिक और नायलॉन वगैरह का बना हुआ होता है, तो एक्सेसिव हीट में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा है केमिकल। किसी तरह का केमिकल अगर गिरता है, ठीक है, तो केमिकल के गिरने से भी हमारा लैनियार्ड क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि अगर किसी तरह का कोई केमिकल्स अगर गिर गया, एसिड वगैरह, तो तुरंत उसको हमको क्या करना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। अगर उससे धोने के बाद अगर वो ठीक हो गया तो ठीक है। उसके बाद है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जैसे हम लोग हॉट वर्क वगैरह करते हैं, या हम लोग वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं, या डायरेक्ट जो सनलाइट होती है वो सब अगर हो, तो उससे भी क्या होता है, हमारा अल्ट्रा वायलेट का अटैक होता है, उससे हमारा लैनियार्ड के डैमेज होने का चांसेस होता है, उसका भी ध्यान रखना है। मॉल्टेन मेटल और फ्लेम, आग या पिघला हुआ धातु, वेल्डिंग के समय आमतौर पर पिघला हुआ धातु के गिरने का चांसेस होता है, किसमें, बेल्ट के ऊपर। तो इसका भी ध्यान रखना है कि वो हमारा अगर गिरा तो तुरंत उसको क्या कर देगा, वो डैमेज कर देगा, क्योंकि नायलॉन वगैरह का बना होता है और नायलॉन तुरंत क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। पेंट एंड सॉल्वेंट्स, पेंट सॉल्वेंट जो जितने भी होते हैं, या सॉल्वेंट बेस्ड जितने भी केमिकल्स होते हैं, वो भी हमारे लैनियार्ड को डैमेज कर सकते हैं। तो इससे भी हमको ध्यान रखना है कि वो कोई भी इस तरह का केमिकल्स लैनियार्ड पे ना गिरे। ठीक है, अगला आपका है रेस्ट्रेंट सिस्टम। रेस्ट्रेंट सिस्टम क्या होता है, आपको पहले हम नॉर्मली बताते हैं। सपोज डैट आप एक कोई भी एनिमल, यानी कोई जानवर को रस्सी से आप जैसे घास वगैरह चरने के लिए आप खेत में बांधते हैं, ठीक है, लेकिन एक बगल का खेत में क्या है, कोई फसल उगा हुआ है ना, तो अगर आप उस जानवर को, चाहे वो गोट यानी कोई भी एनिमल, बकरी हो, गाय हो, उसको अगर आप बांध रहे हैं, तो आप क्या ध्यान रखते हैं कि रस्सी लूज ना हो, जिससे कि बगल के खेत में वो पहुंचकर, है ना, उसका फसल खा ना ले, होता है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है ना, रेस्ट्रेंट सिस्टम। क्या कहा जाता है, रेस्ट्रेंट सिस्टम। आप इमेज में साफ साफ देख सकते हैं, ये बंदा जहाँ खड़ा है ना, तो यहाँ फॉल हैजर्ड होने का चांसेस पूरा है, क्योंकि इधर कुछ भी रेलिंग या कुछ भी आड़ नहीं है। तो एंकर पॉइंट और उसका जो लैनियार्ड जो है, उसको इस हिसाब से फिक्स किया जाता है कि वो उससे और आगे बढ़ ही नहीं सकता हो, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं सकता। साफ साफ देखिए, यानी कुछ पहले ही वो रुक जाए, यानी 2 फीट वो पहले ही क्या हो जाए, रुक जाए, उससे आगे वो ना जा सके। तो एंकर पॉइंट और जो लैनियार्ड होता है वो फिक्स होता है, उतना ही उसको दिया जाता है। सपोज दैट अगर 10 फीट है तो उसको 8 फीट का लैनियार्ड दिया जाएगा, ताकि 2 फीट उसका और बचा रहे। बात समझ में आ गई? तो और आगे वो नहीं गिर पाएगा। बात समझ गए? हाँ, चलिए अगला है सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम। सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है, इसको जानिए, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ऑलमोस्ट और थोड़ा सा बचा है, ख़त्म होने वाला है। तो सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम को जानना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम एक प्रोविज़न यानी एक तरह का लॉ और एक एक्ट है जो मेंटेन करना पड़ता है, और ओशा का ये एक्ट और लॉ है, ओशा का। ठीक है, क्या कहता है कि एम्प्लॉयर शैल है डिजिग्नेट competent and a person to monitor the safety of other employees, and the employer and shall ensure that the safety monitor and complies with the following requirements। तो बताते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं और उस एम्प्लॉयर्स के अंडर में जो लोग भी काम करते हैं, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि कुछ बिंदु जो आपके सामने रख रहे हैं, कुछ जो पॉइंट्स आपको सामने रख रहे हैं, उन पॉइंट्स को क्या करे, वो ध्यान दे। द सेफ्टी मॉनिटर्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू रिकॉग्नाइज फॉल हैजर्ड्स।
एक मॉनिटर रखना पड़ेगा। मॉनिटर का क्या काम होगा, वो देखभाल करेगा। जितने लोग फॉल फ्रॉम हाइट पर काम करेंगे, सेफ्टी बेल्ट के थ्रू काम करेंगे, तो वो मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि किसी तरह का किसी के साथ कोई हैज़र्ड तो नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम काम तो करते हैं बट हम ध्यान नहीं रख पाते और हम गिर जाते हैं, ठीक है। सेफ्टी बेल्ट के बावजूद भी कुछ हमारे साथ घटनाएं हो जाती हैं, इसलिए मॉनिटर रखना है। सेफ्टी मॉनिटर है ना, एम्प्लॉय को समय समय पर वार्निंग देते रहेगा। अगर लगता है कि काम करने वाला जो एम्प्लॉय है वो गलत कर रहा है, अनसेफ कर रहा है, ठीक है, तो वो वार्निंग देने का भी काम करेगा। अगला है कि मॉनिटर जब भी वहाँ जो भी काम होगा, जब वर्कर लोग सरफेस पर चलेंगे या जो भी इस तरह का होगा, तो उसको अच्छे से क्या करेंगे, वो मॉनिटर करेंगे कि कहीं वो गिर ना जाए। जिस रास्ते से वो चल रहे हैं क्या वो रास्ता प्रॉपर है भी या नहीं है, क्या कहीं होल या कहीं गड्ढा उड्ढा तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी मॉनिटर का ये भी काम होता है कि वर्कर के साथ बातचीत करें, है ना। उनकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, वो अपने अपने मॉनिटरिंग पर ध्यान रखें। ये नहीं कि मॉनिटर बना दिया गया, वो कहीं फ़ोन में बात कर रहे हैं, कहीं जा कर के घूम रहे हैं, नहीं, उसको प्रेजेंट रहना पड़ता है और एनी टाइम उसको वहाँ रहना पड़ता है। कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट वगैरह वहाँ रखा हुआ है तो उससे उनको क्या करना पड़ता है, ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। कोई स्लोपिंग रूफ है, ढालू वाला रूफ है, उस पर काम चल रहा है तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई वर्कर स्लिप करके गिर ना जाए। फॉल प्रोटेक्शन लगाए हुए हैं बट फिर भी मॉनिटरिंग करना पड़ता है कि कोई अनसेफ एक्ट ना करे। और जितने भी हैजार्डस वाले एरिया हैं, जो भी एम्प्लॉय वहाँ काम करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ चाहिए कि वहाँ वार्निंग दें और सेफ्टी मॉनिटरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हम पालन करें। सेफ्टी मॉनिटरिंग जैसे एक इमेज से दर्शाया गया है कि ये देख रहे हैं, ये बंदा यहाँ खड़ा है, ठीक है, और ये अपना एक एरिया बनाया हुआ है और ये लोग देखिए एक किनारे जाकर के लोग काम कर रहे हैं और ये सेफ्टी मॉनिटर पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है कि वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो लोग लापरवाही के चलते कहीं गिर ना जाएं। इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो मॉनिटरिंग का काम यही होता है कि वो वहाँ जब तक काम चल रहा है वो अच्छे से क्या करे, देखभाल करे। कोई भी अनसेफ एक्ट अगर होता है तो उसको वो रोके और रोकने की मतलब कोशिश करे। सबसे और एक बात है हाउसकीपिंग की कि जहाँ भी आप काम करें इस बात का ध्यान रखें कि जो वहाँ का रास्ता है, सीढ़ी है, आने जाने का जो भी चीज़ें हैं वहाँ आप अच्छे से क्या करें, है ना, रखें और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। जो भी कंस्ट्रक्शन पे काम हो रहा है, ठीक है, तो बहुत बार होता है कि कील वगैरह, नोकीला रॉड वगैरह या इस तरह का कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट गिरा हुआ है तो उसको प्रॉपर मैनर में उसको साफ़ सफाई करके, है ना, उसको जो स्क्रैप एरिया होता है या हमारा डिस्पोज एरिया होता है उस जगह को ले आके हम उसको फेंकें। ये बहुत ज़रूरी हमारे लिए होता है, ठीक है। हाउसकीपिंग है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेफ्टी। बैड हाउसकीपिंग हैज़र्ड माना जाता है, हैज़र्ड के कॉजेस माने जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।